महफिल की रौनक और ईर्ष्या की आग फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। झूमर की रोशनी संगमरमर के फर्श पर नाच रही थी। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनके नवरत्न उनके इर्द गिर्द बैठे थे। महफिल में हंसी ठिठोली चल रही थी। हमेशा की तरह बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से बादशाह को लोटपोट कर रहे थे। बीरबल, अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जुबान तो तलवार से भी तेज है, पर यह काटती नहीं, गुदगुदाती है। बीरबल ने झुककर सलाम किया, जहांपनाह, यह तो आपकी समझ का कमाल है, वरना मूर्छ के आगे तो मेरी जुबान भी गूंगी हो जाती है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन इस हंसी के शोर में एक शख्स ऐसा था जिसके सीने में ईर्ष्या की आग जल रही थी। वह थे मुल्ला दो प्याजा। उन्हें हमेशा लगता था कि बीरबल के कारण उनकी अहमियत कम हो गई है। उनके साथ दरबार का एक और प्रभावशाली अमीर शेर खान भी शामिल था, जो बीरबल की निकटता से जलता था। उस रात महफिल खत्म होने के बाद मुल्ला दो प्याजा और शेर खान ने बादशाह के कान भरने की योजना बनाई। अध्याय 2, संदेह का बीज। अगली सुबह जब बादशाह अकबर अपने निजी कक्ष में थे, शेर खान ने मौका पाकर बात छेड़ी। जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दरबार में लोग अब आपके न्याय से ज्यादा बीरबल की चतुराई की बातें करते हैं? अकबर ने भवे सिकोड़ी। क्या मतलब? मुल्ला दो प्याजा ने आग में घी डाला। हुजूर, जनता को लगता है कि बीरबल के बिना बादशाह कोई फैसला नहीं ले सकते। बीरबल को भी अब यह गुमान हो गया है कि वह अपनी बातों से आपको जैसे चाहे नचा सकते हैं। उसे लगता है कि उसका शब्द ही आपके दरबार का कानून है। अकबर को अपनी दोस्ती पर भरोसा था, लेकिन सत्ता का नशा और कान का कच्चापन बड़े ब्रो को डगमगा देता है। अकबर ने सोचा, क्या वाकई बीरबल को लगता है कि मैं उस पर निर्भर हूँ? क्या उसे लगता है कि उसकी बातों के बिना मेरा दरबार सूना है? बादशाह के अहम ईगो को चोट लगी थी। उन्होंने तय किया कि वे बीरबल का इम्तिहान लेंगे। एक ऐसा इम्तिहान जो न केवल बीरबल का अहंकार तोड़ेगा, बल्कि दरबार को भी दिखा देगा कि असली ताकत बादशाह की खामोशी में है। अध्याय 3, शाही फरमान। मौन व्रत। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल अपनी मुस्कान के साथ दाखिल हुए। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और एक चुटकुला सुनाने ही वाले थे कि अकबर ने अपना हाथ उठा दिया। अकबर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, पर आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी। बादशाह ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी नजरें फेर ली। बीरबल ठिठक गए। उन्हें लगा शायद बादशाह किसी गहरे विचार में है। उन्होंने दोबारा बात करने की कोशिश की। जहांपनाह, आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, लगता है वह भी आपके तेज से मुकाबला। अकबर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने वजीर को इशारा किया और राजकाज शुरू करने का आदेश दिया। पूरे दिन अकबर ने हर किसी से बात की, हर मंत्री के सवाल का जवाब दिया, लेकिन बीरबल के लिए उनके पास सिर्फ एक चीज थी, चुप्पी। यह चुप्पी एक दिन नहीं, बल्कि एक हफ्ते तक चली। अध्याय 4, बीरबल का दर्द। शुरुआत में बीरबल को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, दरबार का माहौल बदलने लगा। जो दरबारी कल तक बीरबल के आगे पीछे घूमते थे, अब वे उनसे कतराने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल का पतन शुरू हो चुका है। बीरबल के लिए यह सजा मौत से बदतर थी। अकबर सिर्फ उनके बादशाह नहीं थे, वे उनके सखा, उनके सबसे अजीज दोस्त थे। वह सन्नाटा जो उन दोनों के बीच पसर गया था, बीरबल के दिल को चीर रहा था। बीरबल घर पर उदास रहने लगे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? बीरबल ने भारी मन से कहा, जब सूरज ही छिप जाए तो परछाई का क्या वजूद? बादशाह की खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा शोर बन गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा गुनाह क्या है। यह वह दर्द था जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। यह एक कलाकार का दर्द था जिसे उसके दर्शक ने नकार दिया हो। एक दोस्त का दर्द था जिसे बिना बताए पराया कर दिया गया हो। अध्याय 5, षड्यंत्रकारियों की चाल। मुल्ला दो प्याजा और शेर खान बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि लोहा गर्म है, अब चोट करनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि जब बादशाह बीरबल से बात ही नहीं कर रहे, तो बीरबल अपना बचाव कैसे करेगा। एक दिन दरबार में शाही खजाने से एक कीमती हीरों का हार गायब हो गया। यह हार बादशाह को बहुत प्रिय था। शेर खान ने तुरंत साजिश रची। उन्होंने हार को चोरी छिपे बीरबल के घर के बगीचे में गड़वा दिया और फिर दरबार में इल्जाम लगाया। जहांपनाह, शेर खान चिल्लाया, शाही खजाने में चोरी हुई है।
और हमें खबर मिली है कि यह काम किसी अंदर के आदमी का है। जांच हुई और सुराग बीरबल की तरफ मुड़ गए। सिपाहियों ने बीरबल के बगीचे को खोदा और वहां वह हार मिल गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल पर चोरी का इल्जाम। अध्याय 6। मूक अदालत। बीरबल को दरबार में पेश किया गया। हमेशा की तरह बादशाह तख्त पर बैठे थे, चेहरे पर वही जानलेवा खामोशी। शेर खान ने गरजते हुए कहा, सबूत सामने है जहांपनाह। बीरबल ने आपके विश्वास का फायदा उठाया और चोरी की। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सभी की निगाहें अकबर पर थीं। क्या वे आज बोलेंगे? क्या वे अपने दोस्त का बचाव करेंगे? लेकिन अकबर चुप रहे। उनकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था, या शायद परीक्षा का अंतिम चरण। कोई नहीं समझ पाया। काजी ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा। वहां उन्हें बादशाह नहीं, अपना रूठा हुआ दोस्त दिखाई दिया। बीरबल का दर्द अब उनकी ताकत बन गया। उन्हें समझ आ गया कि यह लड़ाई उन्हें अकेले लड़नी है, बिना शब्दों के सहारे, ठीक वैसे ही जैसे बादशाह खामोश है। बीरबल ने काजी से कहा, मैं चोरी का इनकार नहीं करूंगा अगर यह साबित हो जाए कि वह हार इनएनिमेट है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हार तो जड़ ही होता है, इसमें साबित क्या करना? बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, यह हार जादुई है। मैंने इसे चुराया नहीं, बल्कि इसने मुझे अपनी ओर बुलाया था। लेकिन असल चोर नहीं, वह है जिसके पास इस हार की आत्मा है। मुल्ला दो प्याजा हंसा। बीरबल पागल हो गया है। हार की आत्मा? बीरबल ने कहा, हाँ। जहांपनाह ने मौन व्रत लिया है, इसलिए मैं भी आज अपनी बेगुनाही शब्दों से नहीं, बल्कि एक प्रयोग से साबित करूंगा। अध्याय 7। मटकों का खेल। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच पानी से भरे 3 बड़े मटके मंगवाए। उन्होंने कहा, असली चोर वह है जिसके हाथ इस पानी में डालने पर पानी का रंग लाल हो जाएगा। यह पानी जादुई मंत्रों से अभिमंत्रित है। शेर खान और मुल्ला दो प्याजा घबरा गए। वे अंधविश्वासी भी थे। बीरबल ने सबसे पहले अपना हाथ डाला। पानी का रंग नहीं बदला। फिर उन्होंने शेर खान को बुलाया। शेर खान डरते डरते आगे बढ़ा। उसने सोचा कि अगर पानी सच में जादुई हुआ तो। उसने चतुराई दिखाने की कोशिश की। उसने पानी में हाथ डाला ही नहीं, बस ऊपर से छूकर हटा लिया ताकि किसी को पता न चले। मुल्ला दो प्याजा ने भी यही किया। उसने भी पानी को ठीक से नहीं छुआ। इसके बाद सभी दरबारियों ने हाथ डाला। अंत में बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब मैं असली चोर को पकड़ने की इजाजत चाहता हूँ। अकबर ने सिर हिलाकर मौन स्वीकृति दी। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, शेर खान और मुल्ला दो प्याजा के हाथों को सूंघो। सिपाहियों ने सूंघा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैंने पानी में कोई जादू नहीं, बल्कि इत्र, परफ्यूम और रंगहीन तेल मिलाया था। जिसने भी पानी में सचमुच हाथ डाला, उसके हाथ से खुशबू आ रही है। लेकिन शेर खान और मुल्ला के हाथों में कोई खुशबू नहीं है, क्योंकि डर के मारे उन्होंने पानी को छुआ ही नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर के मन में डर होता है। अध्याय 8। मौन का टूटना। शेर खान और मुल्ला दो प्याजा का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी चोरी और साजिश दोनों पकड़ी गई थी। उन्होंने घुटने टेक दिए और गुनाह कबूल कर लिया। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। लेकिन बीरबल के कान इन आवाजों को नहीं सुन रहे थे। उनकी नजरें सिर्फ अकबर पर टिकी थीं। क्या अब भी बादशाह चुप रहेंगे? अकबर अपने तख्त से उठे। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर बीरबल के पास आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बादशाह का होंठ कांपा और आखिरकार वह भारी आवाज गूंजी, बीरबल। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने बीरबल के सारे दर्द को धो दिया। अकबर ने आगे कहा, हजारों शब्दों का शोर वह नहीं कह सकता जो तुम्हारी खामोश बुद्धिमानी ने आज कह दिया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैंने दूसरों की बातों में आकर हीरे की परख छोड़ दी थी और पत्थर को अनमोल समझ बैठा था। अध्याय 9। दर्द का मरहम। बीरबल की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपकी खामोशी ने मुझे बहुत तड़पाया, लेकिन इस खामोशी ने मुझे यह भी सिखाया कि सत्य को शब्दों की बैसाखी की जरूरत नहीं होती। पर एक गुजारिश है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या? बीरबल ने अपनी पुरानी शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगली बार जब आप मेरा इम्तिहान ले तो कृपया करके मौन व्रत
की जगह उपवास रखवा ले। आपकी चुप्पी से ज्यादा तकलीफ देह और कुछ नहीं, पर भूखे पेट दिमाग चलाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अकबर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। महीनों बाद दीवान खास में बादशाह की वह मशहूर हंसी गूंजी, वह हंसी जो बीरबल के दर्द का सबसे बड़ा मरहम थी। अध्याय 10। सबक और निष्कर्ष। शेर खान और मुल्ला दो प्याजा को दरबार से निकाल दिया गया। अकबर और बीरबल का रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। अकबर ने उस दिन एक सबक सीखा, विश्वास की नींव कानों से सुनी बातों पर नहीं बल्कि दिल से महसूस किए गए अनुभवों पर होनी चाहिए। और बीरबल ने जाना कि कभी कभी मौन सबसे बड़ा संवाद होता है। और दर्द वह स्याही है जिससे दोस्ती की सबसे खूबसूरत इबारत लिखी जाती है। फतेहपुर सीकरी की हवाओं में आज भी यह किस्सा गूंजता है कि कैसे एक बादशाह की चुप्पी हारी और एक वजीर का दर्द जीता। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि इसमें भावनाओं और बुद्धिमानी का सही मिश्रण हो। एक ढोलकपुर का सन्नाटा। भारतवर्ष के एक पुराने नक्शे पर जहां स्याही थोड़ी फैली हुई थी, वहां एक राज्य बसा था, ढोलकपुर की खासियत यह थी कि यहाँ के लोग बात कम करते थे और हंसते ज्यादा थे। यहाँ तक कि यहाँ के गधे भी ढें चूहें करने की जगह सुर में हिनहिनाते थे। लेकिन पिछले 6 महीनों से ढोलकपुर में मातम छाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरे राज्य को साइलेंट मोड पर डाल दिया हो। वजह थे यहाँ के राजा महाराज गुदगुदी सिंह। नाम गुदगुदी सिंह, लेकिन पिछले 6 महीने से उनके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जैसे वे अपने मुंह में करेला दबाए बैठे हों। राजा हंसना भूल गए थे, और जब राजा नहीं हंसता तो प्रजा कैसे हंसे। दरबार में सन्नाटा था, मंत्री उदास थे और राज्य के विदूषकों जोकर्स ने बेरोजगारी के कारण पकौड़े तलना शुरू कर दिया था। महामंत्री चतुरसेन ने राज्य में मुनादी करवा दी थी, जो कोई भी महाराज गुदगुदी सिंह को हंसाएगा उसे 1000 सोने की मुहरें और शाही विदूषक की उपाधि दी जाएगी। लेकिन जो कोशिश करके फेल होगा उसे 1 हफ्ते तक शाही अस्तबल में घोड़ों की मालिश करनी होगी। अध्याय 2। बंकू की एंट्री। ढोलकपुर की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, हंसगुल्ले। वहां रहता था बंकू के पास दिमाग तेज था लेकिन जेब खाली। उसकी शक्ल ऐसी थी कि उसे देखकर रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाए, यह सोचने के लिए कि यह आदमी है या कार्टून। बंकू ने मुनादी सुनी। उसकी आंखों में सोने की मुहरें चमकने लगी। उसने अपने दोस्त गबरू, जो कि एक बेहद आलसी और मोटू था, से कहा, गबरू, किस्मत का दरवाजा खटखटा रहा है, चल राजा को हंसाने चलते हैं। गबरू ने मुंह में लड्डू ठूंसते हुए कहा, बंकू रहने दे। पिछली बार तूने मुखिया जी को हंसाने की कोशिश की थी, उन्होंने तुझे गांव से बाहर खदेड़ दिया था। बंकू ने अपनी मूंछों, जो कि नकली थीं, पर ताव दिया। वह मुखिया बिना सेंस ऑफ ह्यूमर का आदमी था। राजा जरूर हंसेगा, मेरे पास प्लान है। अध्याय 3। दरबार का माहौल। अगले दिन बंकू और गबरू राजमहल पहुंचे। दरबार खचाखच भरा था। तख्त पर महाराज गुदगुदी सिंह बैठे थे। उनका चेहरा इतना सख्त था कि अगर कोई मच्छर भी बैठ जाए तो फिसल जाए। उनकी मूंछें ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थीं और होंठ एकदम सील बंद थे। बंकू से पहले एक कवि आया। उसने कविता सुनाई। आसमान में उड़ता है कबूतर, राजा जी हंस दो वरना मैं जाऊंगा गटर। राजा ने पलक भी नहीं झपकाई। महामंत्री चतुरसेन ने इशारा किया और सिपाही कवि को अस्तबल ले गए। फिर एक पहलवान आया। उसने अपने कान से हवा निकाल कर दिखाई। पूरा दरबार हंसा, लेकिन राजा, वे वैसे ही पत्थर बने रहे। पहलवान को भी घोड़ों की मालिश के लिए भेज दिया गया। अब बारी थी बंकू की। अध्याय 4। बंकू का पैंतरा। बंकू दरबार के बीच में आया। उसने राजा को झुककर सलाम किया, लेकिन झुकते वक्त उसका पायजामा थोड़ा नीचे सरक गया। दरबार में दबी हुई हंसी गूंजी। बंकू ने उसे ऊपर खींचा और बोला, माफ करना महाराज, गरीबी के कारण बेल्ट ढीली हो गई है। राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। बंकू ने अपना पहला दाव खेला। उसने एक कहानी शुरू की। महाराज, एक बार एक हाथी और चींटी की शादी हो रही थी। उसने तरह तरह की आवाजें निकाली, मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया, यहाँ तक कि दरबार के फर्श पर लोटपोट भी हो गया। मंत्री अपनी हंसी दबाने के लिए रुमाल मुंह में ठूंस रहे थे। गबरू तो हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन महाराज गुदगुदी सिंह, उनकी आंखें थोड़ी बड़ी हुई
गाल थोड़े फड़फड़ाए, लेकिन होंठ नहीं खुले। वे हु जैसी अजीब आवाजें निकाल रहे थे, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी फंस गई हो। बंकू हैरान था, यह आदमी है या पत्थर की मूरत? अंदर से आवाज आ रही है, पर बाहर हंसी नहीं आ रही। महामंत्री चिल्लाया, समय समाप्त। सिपाही, ले जाओ इसे अस्तबल। बंकू चिल्लाया, रुको, मुझे एक मौका और चाहिए। मुझे लगता है महाराज बीमार है। मैं वैद्य भी हूँ। महामंत्री ने राजा की तरफ देखा। राजा ने अपनी आंखों से इशारा किया, रुक जाओ। अध्याय 5। जासूस बंकू। बंकू को महल में एक रात रुकने की इजाजत मिल गई। उसे अस्तबल नहीं भेजा गया, लेकिन शर्त यह थी कि कल सुबह तक अगर राजा नहीं हंसे तो उसे घोड़ों की मालिश नहीं बल्कि गधों को नहलाना पड़ेगा। रात को बंकू ने जासूसी शुरू की। वह चुपके से राजा के शयन कक्ष, बेडरूम की खिड़की के पास गया। अंदर राजा आईने के सामने खड़े थे। वे अपने गालों को थपथपा रहे थे और अजीब अजीब इशारे कर रहे थे। राजा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपना मुंह पूरा नहीं खोल रहे थे। बंकू ने गौर से देखा। राजा ने मेज से एक शीशी उठाई जिस पर लिखा था, शाही गोंद, रॉयल ग्लू, लोहे से भी मजबूत। बंकू का दिमाग ठनका। गोंद? राजा गोंद क्यों लगा रहे हैं? तभी राजा ने अपनी मूंछों को उस गोंद से चिपकाया और बड़बड़ाए, बिना मुंह खोले, हे भगवान, यह नकली मूंछ का फैशन भी क्या मुसीबत है। अगर किसी को पता चला कि असली मूंछें जल गई है और यह नकली चिपकाई है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और यह गोंद तो इतना पक्का है कि मुंह ही नहीं खुल रहा। बंकू को सारा माजरा समझ आ गया। राज यह नहीं था कि राजा उदास थे। राज यह था कि राजा ने अपनी नकली मूंछों को टिकाने के लिए इतना ज्यादा सुपर गोंद लगा लिया था कि उनका ऊपरी होंठ और मूंछें एकदम अकड़ गई थीं। अगर वे हंसते तो मूंछें उखड़ जाती या होंठ फट जाते। बंकू अपनी हंसी दबाते हुए वापस भागा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अध्याय 6। महारानी की कसम वाला प्लान। अगली सुबह दरबार लगा। बंकू ने महामंत्री से कहा, मैं राजा को हंसाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज मैं कोई चुटकुला नहीं सुनाऊंगा, बल्कि महाराज को एक खास व्यंजन खिलाऊंगा। महामंत्री ने कहा, व्यंजन? क्या बकवास है। बंकू ने कहा, यह मेरे गांव का जादुई गुदगुदी पकौड़ा है। इसे खाते ही इंसान हंसने लगता है। राजा को भूख लगी थी, क्योंकि मुंह न खुलने के कारण वे सिर्फ सूप पी रहे थे। उन्होंने हाँ कर दी। बंकू ने एक थाली मंगवाई। उसमें दुनिया के सबसे तीखे, सबसे चटपटे और गर्म गोलगप्पे, पानीपुरी थे। बंकू ने चालाकी से गोलगप्पों के पानी में इमली के साथ साथ थोड़ा सा गर्म तेल और भाप का इंतजाम किया था। वैज्ञानिक रूप से गोंद को पिघलाने के लिए गर्मी की जरूरत थी। बंकू ने एक बड़ा सा गोलगप्पा उठाया और राजा के पास गया। महाराज, इसे एक बार में खाना होता है। मुंह खोलिए। राजा ने घबराकर ना में सिर हिलाया। वे हूं करने लगे। बंकू ने कहा, महाराज, प्रजा देख रही है। अगर आप यह नहीं खाएंगे तो लोग कहेंगे राजा डर गए। इज्जत का सवाल था। राजा ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा मुंह खोला, बस 1 इंच। बंकू ने मौका देखा और वह बड़ा सा गोलगप्पा राजा के मुंह में ठूंस दिया। अध्याय 7। विस्फोट। गोलगप्पा मुंह में जाते ही धमाका हुआ। मिर्च का तीखापन, इमली की खटास और सबसे बड़ी बात, गर्म पानी की भाप। राजा का चेहरा लाल हो गया, आंखों से पानी बहने लगा। तीखेपन के कारण राजा को जोर से सांस लेनी पड़ी। गर्म भाप ने अंदर से गोंद पर असर करना शुरू कर दिया। राजा तड़पने लगे। वे चिल्लाना चाहते थे, पानी पानी, लेकिन मूंछें चिपकी थीं। दबाव बढ़ता गया और तभी छींक। राजा को एक जोर की छींक आई। आछी! यह कोई साधारण छींक नहीं थी, यह एक तूफानी छींक थी। हवा के उस जबरदस्त दबाव से सुपर गोंद ने हार मान ली। चटाक! राजा की शानदार लंबी काली मूंछें उनके चेहरे से उखड़ी और हवा में उड़ती हुई सीधे सामने खड़े महामंत्री चतुरसेन के गंजे सिर पर जाकर चिपक गईं। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा का चेहरा अब बिना मूंछों का था और वहां हल्की सी जले हुए बालों की निशानी थी। और महामंत्री, वे अब एक शानदार मूंछों वाले गंजे आदमी लग रहे थे, लेकिन मूंछें उनके सिर के बीचों बीच थीं। अध्याय 8। हंसी का सैलाब। एक पल के लिए सन्नाटा रहा।
राजा ने महामंत्री को देखा। महामंत्री ने अपनी सिर वाली मूंछों को टटोला। राजा गुदगुदी सिंह ने अपना मुंह, जो अब खुल चुका था, पर हाथ फेरा। उन्हें एहसास हुआ कि दर्द गायब है, मूंछें गायब है, और सामने का नजारा दुनिया का सबसे मजाकिया दृश्य है। राजा के पेट से एक आवाज उठी, हो हो। फिर वह आवाज बड़ी हुई, हा। राजा गुदगुदी सिंह हंस पड़े। वे इतना हंसे कि तख्त से लुढ़क गए। ओह भाई चतुर सेन, तुम तो हा, तुम तो एकदम उल्लू लग रहे हो। राजा को हंसता देख दरबारियों की हिम्मत खुली। वे भी हंसने लगे। बंकू और गबरू तो जमीन पर लौट रहे थे। यहाँ तक कि वह गंभीर महामंत्री भी आईने में अपनी शक्ल देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ढोलकपुर का 6 महीने पुराना सन्नाटा एक ही झटके में टूट गया। वह हंसी इतनी जोरदार थी कि पड़ोसी राज्य के राजा को लगा शायद भूकंप आया है। अध्याय 9। बंकू का इनाम। जब हंसी का दौरा थोड़ा कम हुआ तो राजा अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वापस तख्त पर बैठे। हालांकि बिना मूंछों के वे थोड़े अजीब लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक चमक थी, वही खोई हुई मुस्कान। राजा ने बंकू को बुलाया। बंकू, तुमने न केवल हमें हंसाया, बल्कि हमें इस चिपचिपे गोंद की कैद से भी आजाद किया। आज हमें समझ आया कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए मुंह बंद रखने से बेहतर है उन पर हंस देना। बंकू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मूंछें तो फिर उगाएंगी, लेकिन यह हंसी बहुत कीमती है। राजा ने ऐलान किया, आज से बंकू हमारा प्रधान मनोरंजन मंत्री होगा। महामंत्री चतुरसेन ने सिर पर मूंछें लगाए हुए बंकू को 1000 सोने की मुहरें दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अध्याय 10। आखिरी ट्विस्ट। जब बंकू मुहरें लेकर जाने लगा तो राजा ने उसे रोका। रुको बंकू, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने गोंद लगाया है? बंकू मुस्कुराया और अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली। क्योंकि महाराज, जिस दिन आपकी मूंछें जली थीं, उस दिन शाही हजाम नाई ने यही गोंद मुझसे खरीदा था। मैं ही इस शाही गोंद का सेल्समैन भी हूँ। बस मुझे यह नहीं पता था कि वह इसे आपके मुंह पर चिपका देगा। राजा एक बार फिर जोर से हंसे। तो यह सब तुम्हारी ही करतूत थी। उस दिन के बाद से ढोलकपुर में कभी सन्नाटा नहीं रहा। राजा ने मूंछें दोबारा नहीं बढ़ाई और महामंत्री ने सिर पर चिपकी मूंछों को अपनी नई स्टाइल बना लिया। और बंकू ने उन पैसों से हंसगुल्ले गांव में एक गोलगप्पे की दुकान खोली, जिसका नाम रखा मूंछ उखाल पानीपुरी सेंटर। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ दिखावा है। जिस दिन आप अपनी कमियों पर हंसना सीख जाते हैं और दिखावे, नकली मूंछों का गोंद हटा देते हैं, उस दिन आपकी खोई हुई मुस्कान अपने आप वापस आ जाती है। दरबार का सन्नाटा और उत्तर की आंधी। आगरा के किले में उस दिन हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज थीं। दीवान-ए खास में सन्नाटा पसरा हुआ था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर बेचैनी से टहल रहे थे। जैन खान कोका की खबर आई है। अकबर ने भारी आवाज में पूछा। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, खबर अच्छी नहीं है। उत्तर पश्चिम सीमा स्वात घाटी में यूसुफजई कबीलों ने बगावत कर दी है। वे पहाड़ों में छिपे बैठे हैं और हमारी शाही फौज को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अकबर ने मुट्ठी भींची। हमें वहां किसी ऐसे सिपह सालार को भेजना होगा जो न सिर्फ तलवार चलाना जानता हो, बल्कि उन पठानों के दिमाग को भी पढ़ सके। तभी दरबार के एक कोने से खुसर फुसर शुरू हुई। यह आवाज थी अकबर के दूध भाई और सिपह सालार हकीम अबुल फतह और जैन खान के गुट की। वे बीरबल से जलते थे। उन्हें लगा कि बीरबल को रास्ते से हटाने का यह सुनहरा मौका है। हकीम आगे आया और बोला, जहांपनाह, इस मुश्किल घड़ी में वहां सिर्फ एक ही शख्स जा सकता है जो अपनी अक्ल से दुश्मन को मात दे सके, और वो है राजा बीरबल। बीरबल, जो अपनी तश्तरी में पान का बीड़ा लगा रहे थे, ठिठक गए। अकबर ने चौंकाते हुए पूछा, बीरबल? पर बीरबल तो कलम और जुबान का बादशाह है, तलवार का नहीं। हकीम ने जाल फेंका। हुजूर, वो लोग गोरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। वहां ताकत नहीं, चाल की जरूरत है। और बीरबल से बड़ी चाल कौन चल सकता है? बीरबल समझ गए कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अगर मना करते तो कायर कहलाते, और अगर हाँ करते तो मौत के मुंह में जाना था। बीरबल मुस्कुराए, आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, अगर सल्तनत की हिफाजत के लिए मेरी जान भी जाए तो यह सौदा महंगा नहीं। मैं जाऊंगा। अकबर की आंखों में चिंता थी।
पर उन्होंने इजाजत दे दी। अध्याय 2 बीरबल का कवच और घोड़ा तूफान। अगले दिन बीरबल युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। यह दृश्य अपने आप में किसी कॉमेडी से कम नहीं था। बीरबल हमेशा ढीले ढाले कुर्ते पहनते थे। आज उन्हें लोहे का कवच आर्मोर पहनाया जा रहा था। सेवक ने कवच कसा। बीरबल चिल्लाए, अरे भाई, थोड़ा ढीला रख, मुझे जंग में सांस भी लेनी है, सिर्फ लड़ना नहीं है। फिर बारी आई तलवार की। बीरबल ने म्यान से तलवार निकाली तो वह इतनी भारी थी कि उनका हाथ लटक गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, लगता है दुश्मन को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तलवार उनके पैर पर गिरा दूंगा, वो वैसे ही लंगड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत था उनका घोड़ा। शाही अस्तबल से उन्हें सबसे तगड़ा अरबी घोड़ा दिया गया, जिसका नाम था तूफान। तूफान को देखकर बीरबल बोले, इसका नाम तूफान है, मुझे तो डर है कि यह उड़ेगा और मैं पतंग की तरह पीछे लटकूंगा। जैसे तैसे बीरबल घोड़े पर चढ़े। 8000 सैनिकों की फौज के साथ राजा बीरबल ने स्वात घाटी की ओर कूच किया। दरबारियों के चेहरे पर खुशी थी कि आज बीरबल गया, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अध्याय 3 पहाड़ों का भूत। सफर लंबा था। मैदानी इलाकों से निकलकर फौज अब पथरीले पहाड़ों में दाखिल हो चुकी थी। स्वात घाटी वर्तमान पाकिस्तान की पहाड़ियां जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही जानलेवा। दुश्मन का सरदार था शेर अफरीदी। शेर अफरीदी कोई आम डाकू नहीं था, वह पहाड़ों का राजा था। उसे हर गुफा, हर दर्रे का पता था। जब उसे खबर मिली कि मुगलों ने बीरबल को भेजा है, तो वह जोर से हंसा। अकबर पागल हो गया है, उस विदूषक जोकर को भेजा है। जाओ, रास्तों में पहेलियां लिखवा दो, शायद बीरबल उन्हें सुलझाने में उलझ जाए और हम हमला कर दे। लेकिन बीरबल सतर्क थे। उन्हें पता था कि वे मैदानी लड़ाई में नहीं जीत सकते। बीरबल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हम रात को सफर करेंगे और दिन में सोएंगे। सैनिक हैरान थे, हुजूर, रात में तो खतरा ज्यादा होता है। बीरबल बोले, मूर्खों, दिन में उनकी नजरें हम पर होती है, रात में पहाड़ उनके भी सगे नहीं होते। हम खामोश सेना बनकर चलेंगे। बीरबल ने घोड़ों के पैरों में कपड़े बंधवा दिए ताकि टापों की आवाज न आए। अध्याय 4 मलंदरी दर्रे का जाल। कई दिनों तक लुकाछिपी का खेल चलता रहा। बीरबल की फौज आगे बढ़ती गई, लेकिन शेर अफरीदी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने मलंदरी दर्रे पास में एक जाल बिछा रखा था। यह एक संकरा रास्ता था जिसके दोनों ओर ऊंची पहाड़ियां थीं। जैसे ही मुगल सेना बीच में पहुंची, ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हम घिर गए हैं। सैनिकों में भगदड़ मच गई। तीर और पत्थर बरस रहे थे। बीरबल का घोड़ा बिदक गया और बीरबल जमीन पर आ गिरे। पीछे हटो, पीछे हटो, कमांडरों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन पीछे का रास्ता भी पठानों ने बंद कर दिया था। बीरबल की 8000 की फौज एक मौत के कुएं में फंस चुकी थी। धूल और शोर के बीच बीरबल ने एक बड़ी चट्टान की आड़ ली। उनका कवच टेढ़ा हो चुका था, सिर से खून बह रहा था। मौत उनके सामने नाच रही थी। तभी बीरबल ने अपने रसोइये घसीटा राम को थर-थर कांपते हुए देखा। घसीटा राम के हाथ में अभी भी एक बड़ी कड़ाही थी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। घसीटा, क्या तेरे पास बेसन है? घसीटा रोते हुए बोला, मालिक, जान जा रही है, आपको पकौड़ों की पड़ी है। बीरबल चिल्लाए, सवाल मत कर, जो कहता हूं वो कर। अध्याय 5 धुएं का महल। बीरबल ने तुरंत अपने सैनिकों को एक अजीब आदेश दिया, सारे गीले पत्ते, लकड़ी और बचा हुआ बारूद इकट्ठा करो और उन्हें इस संकरी घाटी के मुहाने पर जला दो। सैनिकों को लगा बीरबल पागल हो गए हैं, लेकिन मरता क्या न करता। उन्होंने आग लगाई और उस पर गीले पत्ते डाल दिए। घाटी में इतना भयंकर सफेद और काला धुआं उठा कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। ऊपर बैठे पठानों को लगा कि शायद मुगलों ने खुद को आग लगा ली है या कोई जादू कर रहे हैं। धुएं की आड़ में बीरबल ने अपनी आवाज बदली और एक बड़े भोपू ट्रम्पेट के जरिए चिल्लाए, अरे ओ नादानो, तुम मुगलों से लड़ रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा सामना पहाड़ों के जिन्नात से है। भागो, वरना यह धुआं तुम्हें निगल जाएगा।
बीरबल ने अपने कुछ सैनिकों को सफेद चादरें ओढ़ाकर धुएं के बीच खड़ा कर दिया। जब हवा चली और धुआं थोड़ा छटा, तो पठानों ने धुएं में अजीबोगरीब सफेद साए हिलते देखे। अंधविश्वास उन कबीलों की कमजोरी थी। शेर अफरीदी चिल्लाया, यह धोखा है, तीर चलाओ। लेकिन उसके सैनिक डर गए थे। सरदार, यह जादूगर है, देखो, धुआं इंसानों को खा रहा है। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर बीरबल ने अपनी फौज को एक गुप्त पतली पगडंडी से निकलने का इशारा किया, जिसे उन्होंने रात के अंधेरे में देख लिया था। अध्याय 6, शेर अफरीदी से मुलाकात। हालांकि बीरबल की बहुत सी फौज निकल गई, लेकिन बीरबल और कुछ 50 सैनिक पीछे रह गए ताकि बाकी सुरक्षित निकल सके। आखिरकार धुआं छटा और शेर अफरीदी नीचे उतर आया। उसने बीरबल को घेर लिया। बीरबल अपनी टूटी हुई तलवार के सहारे खड़े थे। शेर अफरीदी सामने आया। वह 7 फुट का भारी भरकम पठान था। तो तुम हो बीरबल, अकबर का दिमाग? अफरीदी हंसा। मैंने सुना था तुम शब्दों के जादूगर हो। आज तुम्हारी तलवार खामोश है। क्या शब्द भी खत्म हो गए? चारों तरफ तलवारें तनी थीं। मौत निश्चित थी। बीरबल ने धूल झाड़ी और मुस्कुराए। सरदार, तलवार तो लोहे का टुकड़ा है, जंग लग जाती है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारी पूरी फौज को काट सकता है। अफरीदी ने भौहें सिकोड़ी। क्या? बीरबल ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला। यह अकबर का फरमान नहीं है, यह खजाने का नक्शा है। सबकी निगाहें उस कागज पर टिक गईं। लालच युद्ध से भी बड़ा हथियार होता है। बीरबल ने कहा, मरने से पहले मैं यह राज तुम्हें देना चाहता हूँ। इस घाटी के नीचे सिकंदर महान का खजाना दबा है। मैं यहाँ लड़ने नहीं, उसे ढूंढने आया था। लड़ाई तो बस एक बहाना थी। अफरीदी की आंखों में चमक आ गई। उसने तलवार नीचे की। कहाँ है वो? अध्याय 7, आखिरी पहेली। बीरबल ने कहा, नक्शा अधूरा है, रास्ता मेरे दिमाग में है। अगर मुझे मार दिया तो खजाना भी गया, अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो आधा खजाना तुम्हारा। अफरीदी सोच में पड़ गया। उसके साथी भी खजाने के नाम पर ललचा गए। अफरीदी ने कहा, ठीक है, बताओ रास्ता। बीरबल ने उन्हें एक गुफा की ओर इशारा किया। उस गुफा के अंदर जाओ, वहां एक और दरवाजा मिलेगा। उसे खोलने का मंत्र सिर्फ मुझे पता है। अफरीदी अपने 20 सबसे ताकतवर साथियों के साथ गुफा के अंदर गया। बीरबल को भी साथ ले जाया गया। गुफा अंधेरी थी। जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, बीरबल ने जोर से कहा, अंधेरा है तो क्या हुआ, अक्ल का उजाला काफी है। जो लालच में अंदर आया, समझो वो फंसा, यही उसकी माफी है। इससे पहले कि अफरीदी कुछ समझ पाता, बीरबल ने अपनी जेब से बारूद की एक पोटली निकाली जो उन्होंने छिपा रखी थी और पास जल रही मशाल पर फेंक दी। जोरदार धमाका हुआ। गुफा का मुहाना पत्थरों से भर गया। बीरबल ने खुद को एक दरार में छिपा लिया था, लेकिन अफरीदी और उसके साथी अंदर फंस गए। धमाके की आवाज सुनकर बाहर खड़े पठानों में भगदड़ मच गई। उन्हें लगा उनके सरदार को जिन्नात ने खा लिया। अध्याय 8, बीरबल का गायब होना। बचे खुचे मुगल सैनिकों ने देखा कि गुफा ढह गई है। उन्हें लगा बीरबल भी शहीद हो गए। दुश्मन भाग चुका था। बीरबल की चतुराई ने हार को एक अजीबोगरीब जीत में बदल दिया था। मुगल सेना का बड़ा हिस्सा बच गया था, लेकिन बीरबल। धूल के गुबार के बीच से एक आदमी खांसते हुए बाहर निकला। उसका चेहरा काला था, कपड़े फटे थे, लेकिन मूंछों पर वही पुरानी मुस्कान थी। वह बीरबल थे। वे गुफा के एक गुप्त रास्ते से, जो असल में एक निकास द्वार था, बाहर निकल आए थे। लेकिन बीरबल ने देखा कि उनकी हालत ऐसी है कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। उन्होंने सोचा, दरबार में मेरे बहुत दुश्मन हैं। अगर मैं वापस गया तो वे फिर कोई साजिश करेंगे। क्यों न बीरबल को अमर बना दिया जाए। बीरबल ने अपनी पगड़ी और टूटी हुई तलवार वहीं एक पत्थर पर रख दी और खुद वहां से एक फकीर के भेष में घसीटा राम को साथ लेकर दूसरी दिशा में निकल गए। अध्याय 9, खबर और मातम। आगरा में खबर पहुंची, शाही फौज बच गई, दुश्मन भाग गया। लेकिन राजा बीरबल, वो पहाड़ों में कहीं खो गए। उनकी तलवार और पगड़ी मिली है। अकबर को गहरा सदमा लगा।
उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। दरबार के दुश्मन खुश थे, लेकिन अकबर का विलाप देखकर उनकी खुशी डर में बदल गई। अकबर ने कहा, बीरबल मरा नहीं है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वो जरूर मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। अकबर ने महीनों तक खोज करवाई, लेकिन बीरबल नहीं मिले। इतिहास कहता है कि बीरबल मारे गए, लेकिन लोक कथाएं कुछ और कहती है। अध्याय 10, फकीर की वापसी, उपसंहार। कहते हैं 3 साल बाद फतेहपुर सीकरी की मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा फकीर बैठा करता था। वह लोगों को ऐसी पहेलियां सुनाता था कि बड़े बड़े विद्वान चकरा जाए। एक दिन अकबर वेश बदलकर शहर का जायजा ले रहे थे। उनकी नजर उस फकीर पर पड़ी। फकीर ने अकबर को देखा और कहा, बादशाह हो या प्यादा, मौत सबको आती है, लेकिन जो दोस्तों की यादों में जिंदा रहे वही असली बाजी ले जाता है। अकबर ठिठक गए। यह आवाज, यह अंदाज। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम? फकीर ने सिर उठाया। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन आंखों में वही शरारत थी। उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, खिचड़ी अभी पकी नहीं है, थोड़ा और वक्त लगेगा। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। वो बीरबल ही थे। बीरबल ने दुनिया को दिखा दिया था कि वे मर गए, ताकि वे अपने दोस्त अकबर को दरबार की गंदी राजनीति से दूर एक आम इंसान की तरह सलाह दे सके। उस दिन के बाद आधिकारिक रूप से बीरबल इतिहास के पन्नों में शहीद हो गए। लेकिन आगरा की गलियों में रात के अंधेरे में अकबर अक्सर अपने गुप्त सलाहकार से मिलने जाते थे। बीरबल की आखिरी जंग तलवार से नहीं, बल्कि एक धमाकेदार बुद्धिमानी से लड़ी गई थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जंग जीतने के लिए हजारों सैनिकों की नहीं, बस एक सही समय पर बोली गई पहेली और थोड़े से बारूद की जरूरत होती है। और रही बात उस खजाने की, वो आज भी स्वात घाटी की किसी गुफा में दबा है, या शायद वह भी बीरबल का एक मजाक ही था। आशा है कि आपको यह बीरबल की आखिरी जंग की कहानी पसंद आई होगी, जिसमें रोमांच, हास्य और बीरबल की वही पुरानी चतुराई कूट कूट कर भरी है। बनवारी का मॉडर्न सैलून और पुरानी मुसीबतें। बनवारी लाल हमारे मोहल्ले के एकमात्र ऐसे नाई थे जिनकी दुकान बनवारी हेयर कटिंग सैलून में आज भी 1990 के दशक के सलमान खान और संजय दत्त के पोस्टर लगे थे। दुकान में घुसते ही सड़े हुए टेलकम पाउडर और जलती हुई अगरबत्ती की मिलीजुली महक आती थी, जो इंसान के फेफड़ों को यह एहसास दिलाती थी कि बेटा, अब तुम फंस चुके हो। बनवारी की उम्र 45 थी, लेकिन तजुर्बा 100 साल का लगता था। उनकी सबसे बड़ी दुख भरी फरियाद यह थी कि दुनिया बदल गई, लेकिन उनके ग्राहकों के नखरे नहीं बदले। बनवारी अक्सर अपनी जंग लगी कैंची को फटकारते हुए कहते, हे भगवान, तूने इंसान को बाल दिए ही क्यों? गंजा ही भेज देता तो मेरा जीवन कितना सुखमय होता। उसका सबसे बड़ा दुख था ग्राहक की उम्मीद बनाम बनवारी की हकीकत। ग्राहक कुर्सी पर बैठकर खुद को टॉम क्रूज समझता था, और बनवारी उसे आईने में जॉनी लीवर बनाकर ही छोड़ता था। अध्याय 2, चिंटू और विराट कोहली वाली कटिंग। एक दिन मोहल्ले का सबसे शैतान लड़का चिंटू दुकान में दाखिल हुआ। चिंटू के सर पर कुल जमा 4 बाल थे, लेकिन नखरे ऐसे जैसे पूरा जंगल उगा हो। चिंटू कुर्सी पर बैठा और बोला, बनवारी काका, आज ऐसी कटिंग करना कि मोहल्ले की पिंकी देखती रह जाए, बिल्कुल विराट कोहली जैसी। बनवारी ने एक गहरी दुख भरी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, बेटा, तेरे चेहरे का नक्शा ही राजपाल यादव जैसा है, इसमें मैं कोहली कहाँ से फिट करूं? लेकिन बनवारी बोला, चिंटू बेटा, कोहली वाली कटिंग के लिए बालों में वॉल्यूम होना चाहिए। तेरे बाल तो ऐसे हैं जैसे बंजर जमीन पर सूखी घास। चिंटू भड़क गया। काका, आप अपना टैलेंट दिखाओ, बहाने मत बनाओ। बनवारी ने अपनी कैंची उठाई। उसका दिल रो रहा था। उसने चिंटू के सर पर पानी का फव्वारा मारा, जो होली की पिचकारी जैसा था, और काम शुरू किया। आधे घंटे की मेहनत के बाद चिंटू के सर के बीचों बीच बाल खड़े थे और साइड से बिल्कुल साफ मैदान था। चिंटू ने आईना देखा और चिल्लाया, काका, ये क्या है? मैंने कोहली बोला था, आपने तो मुझे अनानास, पाइनएप्पल बना दिया। बनवारी ने दार्शनिक अंदाज में कहा, बेटा, फैशन इसी को कहते हैं। अब तू पिंकी के सामने जाएगा तो वो हंसेगी, और हंसी तो फंसी। जा, तेरा काम हो गया। चिंटू रोता हुआ बाहर गया और बनवारी ने अपनी डायरी में लिखा, आज का पहला पाप संपन्न हुआ। अध्याय 3, लाला जोरावर मल और काली मेहदी।
का रेहे से बनवारी की जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा दुख थे लाला जोरावर मल। लाला जी की उम्र 60 पार थी, लेकिन दिल अभी भी 25 का था। वे हर रविवार आते और कहते, बनवारी, बालों में वो वाली डाई लगा जो बिल्कुल नेचुरल लगे, किसी को पता न चले कि मैंने कलर किया है। बनवारी का दुख यह था कि लाला जी के बाल इतने सफेद थे कि उन पर कत्थी रंग भी लाल हो जाता था। उस दिन रविवार था। लाला जी आए और आंख मारते हुए बोले, आज शाम को शादी में जाना है, रंग पक्का होना चाहिए। बनवारी ने काली मेहंदी घोली, लेकिन गलती से उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर गिर गया था, क्योंकि बनवारी दुकान में ही कपड़े भी धो रहा था। बनवारी को पता नहीं चला। उसने वो लेप लाला जी के सर और मूंछों पर थोप दिया। आधे घंटे बाद जब लाला जी का चेहरा धोया गया तो पूरा सैलून सन्नाटे में आ गया। लाला जी के बाल काले नहीं, नीले हो गए थे, बिल्कुल मोर की गर्दन जैसे चमकदार नीले। लाला जी ने आईना देखा और दहाड़े, बनवारी ये क्या है? मैं शादी में जा रहा हूँ या अवतार फिल्म की शूटिंग में? बनवारी ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पैंतरा बदला। उसने हाथ जोड़कर एक दुख भरी फरियाद की, लाला जी, यह विलायती कलर है, इसे रॉयल ब्लू कहते हैं। आजकल के नौजवान इसी के लिए मरते हैं। आप भीड़ में सबसे अलग दिखेंगे। लाला जी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। सच कह रहा है, मॉडर्न है। बनवारी, बिल्कुल हुजूर, आप चमक रहे हैं। लाला जी खुश होकर चले गए। बनवारी ने माथे का पसीना पोंछा और सोचा, हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे नाई नहीं कसाई बनाना, कम से कम बकरे बेहेस तो नहीं करते। अध्याय 4। उस्तरे की धार और पंडित जी का कान। बनवारी की जिंदगी में असली भूचाल तब आया जब उसने पंडित गजाधर का हजामत बनाने का बीड़ा उठाया। पंडित जी बात करते वक्त बहुत हाथ पैर हिलाते थे। पंडित जी कुर्सी पर बैठे और देश की राजनीति पर भाषण देने लगे। अरे बनवारी, देश गर्त में जा रहा है। सिर हिलाते हुए बनवारी उस तरह लेकर खड़ा था। पंडित जी, कृपया सिर मत हिलाइए, गर्दन और धड़ अलग हो गए तो पाप मुझे लगेगा। पंडित जी नहीं माने। अरे क्या पाप, तुम सुनो तो। तभी पंडित जी ने एक जोर का झटका लिया और बनवारी का उस्तरा कान के निचले हिस्से को छू गया। हल्का सा खून निकल आया। बनवारी की सांस अटक गई। उसने तुरंत वहां फिटकरी एलम रगड़ दी। पंडित जी चिल्लाए, अरे ये जलन कैसी? बनवारी, मासूमियत से कुछ नहीं पंडित जी, वो आपकी त्वचा राजनीति की बातें सुनकर गर्म हो गई है, बस ठंडक दे रहा हूँ। पंडित जी ने आईना मांगा। बनवारी ने चालाकी से धुंधला वाला आईना दिया जिसमें चेहरा साफ नहीं दिखता था। पंडित जी खुश होकर चले गए, लेकिन घर जाकर जब उन्होंने असली आईना देखा होगा तो बनवारी ने अपनी दुकान का शटर 2 दिन के लिए बंद कर दिया। अध्याय 5। सबसे बड़ी फरियाद, भगवान के नाम पत्र। इन सब घटनाओं से तंग आकर एक रात बनवारी ने दुकान बंद की, एक बोतल देसी ठर्रा शराब खोली और भगवान को एक चिट्ठी लिखने बैठा। यही थी वो महादुख भरी फरियाद। चिट्ठी का मजमून, सेवा में श्रीमान भगवान जी, स्वर्गलोक, अगर वहां भी नाई की दुकान हो तो विषय, इस नाई के जन्म से इस्तीफा देने हेतु आवेदन। महोदय, मैं बनवारी लाल पृथ्वी लोक से बोल रहा हूँ। प्रभु, आपने इंसान बनाया, ठीक है, बाल उगाए, वो भी ठीक है, लेकिन ये दाढ़ी और मूछ का कॉन्सेप्ट क्यों लाए? और अगर लाए भी तो इन ग्राहकों को अक्ल क्यों नहीं दी? प्रभु, मेरा दुख सुनिए। एक, जब मैं शेविंग क्रीम लगाता हूँ तभी ग्राहक को खुजली क्यों होती है? 2, जब मैं कैंची कान के पास ले जाता हूँ तभी ग्राहक का फोन क्यों बजता है? 3, हर गंजा आदमी मुझसे यह क्यों पूछता है कि बाल कब आएंगे? मैं नाई हूँ या किसान? 4, लड़के ऋतिक रोशन की फोटो लाते हैं और चेहरा जॉनी लीवर का लेकर आते हैं। मैं कैंची चलाऊं या जादू की छड़ी? मेरी आपसे विनती है कि या तो लोगों के बाल उगना बंद कर दो या मुझे अगले जन्म में एक मगरमच्छ बना देना। कम से कम कोई मेरे पास बाल कटवाने तो नहीं आएगा। आपका दुखी भक्त बनवारी उर्फ बाल बर्बाद केंद्र का मालिक। अध्याय 6। अंत भला तो सब भला। बनवारी की चिट्ठी तो भगवान तक नहीं पहुंची, लेकिन अगले दिन उसकी दुकान पर एक चमत्कार हुआ। वो नीले बाल वाले लाला जोरावर मल वापस आए। बनवारी को लगा आज तो पिटाई पक्की है।
वह दुकान के पिछले दरवाजे से भागने ही वाला था कि लाला जी ने उसे गले लगा लिया। लाला जी बोले, अरे बनवारी, तू तो कलाकार है भाई। कल शादी में सबने पूछा, ये हेयर कलर कहाँ से कराया? सब कह रहे थे मैं बड़ा कूल लग रहा हूँ। आज मेरे 4 दोस्त और आ रहे हैं, सबके बाल नीले करने हैं। बनवारी की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू नहीं थे, यह इस बात का दुख था कि अब उसे पूरे मोहल्ले के बुढ़ों को नीला करना पड़ेगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, तेरी माया तू ही जाने, मैं तो बस उस तरह चलाऊंगा। कहानी का सार, बनवारी की फरियाद कभी खत्म नहीं हुई। नाई की दुकान एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपनी खूबसूरती की उम्मीद लेकर आता है और नाई अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पूरा करने या बिगाड़ने की कोशिश करता है। यह एक ऐसा दुख है जिस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। आगरा की वह शाम मुगल साम्राज्य का सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासनकाल हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा था। आगरा का किला न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि न्याय और संस्कृति का भी घर माना जाता था। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी भव्यता पर इतराता था। बाजारों में रौनक थी, रेशम के थान, मसालों की खुशबू और जौहरियों की दुकानों से आती ठक ठक की आवाजें बता रही थीं कि प्रजा खुशहाल है। लेकिन हर शहर की तरह आगरा की भी अपनी परछाइयां थीं। जहां रोशनी सबसे तेज होती है, वहां अंधेरा भी उतना ही गहरा होता है। शहर के बाहरी इलाके में जहां गरीबों की बस्तियां थीं, वहां एक जर्जर झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब काकी कहकर बुलाते थे। काकी का नाम तो शायद रेवती था, पर समय की धूल ने उसका नाम मिटा दिया था और अब वह केवल बूढ़ी माँ रह गई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था जो उसके जीवन के कठिन संघर्षों की गवाही देता था। उसका बेटा कई साल पहले एक बीमारी में चल बसा था और पति का साया तो जवानी में ही उठ गया था। काकी के पास जीने का केवल एक ही सहारा था, उसकी जीवन भर की जमा पूंजी। उसने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर और पेट काटकर एक एक पैसा जोड़ा था। कुल मिलाकर 1000 सोने की मुहरें, अशर्फियां। यह उसके बुढ़ापे का सहारा था, उसकी अंतिम यात्रा का प्रबंध था। अध्याय 2। विश्वासघात। काकी को डर था कि कहीं उसकी झोपड़ी में चोर न आ जाए और उसकी जिंदगी भर की कमाई न ले जाए। इसलिए उसने सोचा कि इन पैसों को किसी सुरक्षित हाथों में सौंप देना चाहिए। शहर में एक बड़ा व्यापारी रहता था, सेठ करोड़ीमल। उसका नाम जितना बड़ा था, दिल उतना ही काला था। लेकिन बाहर से वह धर्म कर्म का दिखावा करता था। उसने मंदिर बनवाए थे, गरीबों को खाना खिलाने का ढोंग करता था। काकी ने सोचा, सेठ जी इतने अमीर है, उन्हें मेरी छोटी सी रकम से क्या लालच होगा। उनके पास रख देती हूँ, जब जरूरत होगी मांग लूंगी। एक सुबह काकी अपनी पोटली लेकर सेठ करोड़ीमल की हवेली पहुंची। सेठ जी, काकी ने कांपती आवाज में कहा, मैं एक गरीब बेसहारा औरत हूँ। यह मेरे जीवन भर की कमाई है, इसे आप अमानत के तौर पर रख ले। जब मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना होगा या मेरा अंतिम समय आएगा तो मैं इसे ले लूंगी। सेठ करोड़ीमल की नजर उस भारी पोटली पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई, पर उसने चेहरे पर साधु का भाव बनाए रखा। अरे माई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा धन यहाँ मेरे खजाने से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जब चाहो ले जाना, हम तो बस सेवक है। काकी ने बिना किसी लिखापढ़ी के, केवल विश्वास के आधार पर वह थैली सेठ को सौंप दी। न कोई गवाह था, न कोई रसीद, केवल ईश्वर देख रहा था और हवेली के आंगन में खड़ा एक पुराना आम का पेड़ इस घटना का मूक साक्षी था। अध्याय 3। असली चेहरा। समय बीतता गया। लगभग 2 साल बाद काकी की तबीयत खराब रहने लगी। उसे लगा कि अब उसका अंत समय निकट है। उसे वैद्य से दवा लेनी थी और कुछ दान पुण्य करना था। वह लाठी टेकती हुई सेठ करोड़ीमल की दुकान पर पहुंची। बाजार भरा हुआ था। सेठ गद्दी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सेठ जी, राम राम, काकी ने कहा। सेठ ने उपेक्षा से देखा। कौन हो तुम बुढ़िया, और यहाँ क्यों आई हो? भीख मांगनी है तो आगे जाओ। काकी सन रह गई। सेठ जी, मैं भीख मांगने नहीं आई, मैं रेवती हूँ। 2 साल पहले मैंने आपको 1000 मुहरों की पोटली अमानत के तौर पर दी थी। मुझे अब उसकी जरूरत है। सेठ जोर से हंसा, जिससे उसकी तोंद हिलने लगी। कैसी पोटली? कौन से पैसे? ए पागल बुढ़िया,
क्या तूने भांग खा रखी है? मैंने तुझे आज से पहले कभी देखा भी नहीं। मेरी साख खराब करने आई है। भाग जा यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। काकी रोने लगी। वह गिड़गिड़ाई। उसने उस दिन की याद दिलाई, उस आम के पेड़ की याद दिलाई, भगवान की कसम दी। लेकिन सेठ नहीं पसीजा। उसने अपने नौकरों को इशारा किया। नौकरों ने बूढ़ी माँ को धक्का देकर दुकान से नीचे गिरा दिया। काकी धूल में पड़ी रोती रही। भीड़ तमाशबीन बनी रही। सेठ करोड़ीमल बहुत रसूखदार था। उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। काकी समझ गई कि अब उसका धन गया, उसका दिल टूट गया, पर आत्मा ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगी। अध्याय 4। दरबार खास। अगले दिन बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। मंत्रियों, सलाहकारों और रईसों का जमावड़ा था। बादशाह तख्त-ए-ताउस पर विराजमान थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि एक बूढ़ी औरत फरियाद लेकर आई है। अकबर ने उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। काकी कांपते हुए कदमों से दरबार में आई और बादशाह के सामने सिर झुकाकर फफक कर रो पड़ी। जहां पनाह, मुझ गरीब पर जुल्म हुआ है। मेरी जीवन भर की कमाई लूट ली गई है। अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, माई, रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। हमारे राज में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। काकी ने सारी कहानी कह सुनाई। सेठ करोड़ीमल, वह पोटली, वह विश्वास और वह धोखा। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर सेठ करोड़ीमल को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में सेठ करोड़ीमल आया। उसने आते ही बादशाह को झुककर सलाम किया और चेहरे पर ऐसी मासूमियत ओढ़ ली जैसे वह कोई संत हो। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, सेठ करोड़ीमल, यह बूढ़ी माँ इल्जाम लगा रही है कि इसने तुम्हें 1000 मुहरें अमानत के तौर पर दी थीं और अब तुम मुकर रहे हो। क्या यह सच है? सेठ ने हाथ जोड़ लिए। जहां पनाह, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है। मैं शहर का प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ। मेरे पास धन की क्या कमी? मैं क्यों इसका धन हड़पूंगा? सच तो यह है कि मैं इसे जानता तक नहीं। यह शायद पागल है या किसी दुश्मन ने इसे मेरी बदनामी करने भेजा है। अकबर ने काकी से पूछा, माई, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? कोई रसीद है? काकी ने सिर झुका लिया। नहीं हुजूर, मैंने तो भरोसे पर पैसे दिए थे। वहां कोई इंसान नहीं था। बस हवेली के आंगन में एक आम का पेड़ था। दरबार में कानाफूसी होने लगी। बिना सबूत और बिना गवाह के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सजा कैसे दी जा सकती थी? सेठ के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। अकबर धर्म संकट में पड़ गए। कानून सबूत मांगता है और यहाँ केवल एक बूढ़ी औरत के आंसू थे। बादशाह ने अपनी नवरत्नों की ओर देखा और अंत में उनकी नजर बीरबल पर टिकी। बीरबल, अकबर ने कहा, यह मामला बहुत पेचीदा है। एक तरफ सेठ की प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ बुढ़िया के आंसू। अब तुम ही दूध का दूध और पानी का पानी करो। अध्याय 5। बीरबल का प्रवेश। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में एक तेज चमक थी। वे जानते थे कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वह कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ता है। बीरबल ने काकी से पूछा, माँ, जब तुमने पैसे दिए थे तो क्या सचमुच वहां कोई नहीं था? नहीं बेटा, कोई नहीं था, बस वह पेड़ था, काकी ने दोहराया। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, गवाह तो है। पूरा दरबार चौंक गया। सेठ के माथे पर पसीना आ गया। गवाह कौन? अकबर ने पूछा। वही आम का पेड़, बीरबल ने गंभीरता से कहा। माई, तुम फौरन जाओ और उस आम के पेड़ को दरबार में गवाही देने के लिए बुला लाओ। उससे कहना कि बादशाह के दरबार में बीरबल ने बुलाया है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। लोग सोचने लगे कि बीरबल सठिया गए हैं। पेड़ कैसे चल सकता है? पेड़ कैसे गवाही दे सकता है? काकी भी हैरान थी। बेटा, पेड़ कैसे आएगा? बीरबल ने उसे ढांढस बंधाया। तुम जाओ माँ, मेरी आज्ञा मानकर उस पेड़ से कहो, वह जरूर आएगा। यह शाही फरमान है। बेचारी काकी न चाहते हुए भी दरबार से निकल पड़ी। उसे लगा कि बीरबल भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पर उसके पास कोई और रास्ता न था। अध्याय 6। मौन की गवाही। काकी के जाने के बाद दरबार की कार्यवाही रुक गई। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। सेठ करोड़ीमल मन ही मन बहुत खुश था। वह सोच रहा था, यह बीरबल तो महामूर्ख निकला।
पेड़ कभी गवाही देने आता है। जब बुढ़िया खाली हाथ लौटेगी तो मैं कहूंगा कि यह पागल है और मामला खत्म। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, अकबर भी अब अधीर हो रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है तुमने उस बूढ़ी औरत को नाहक ही दौड़ाया। पेड़ भला कैसे आ सकता है? वह बेचारी इतनी दूर कैसे गई होगी? तभी बीरबल ने अचानक सेठ करोड़ीमल की तरफ देखा और पूछा, सेठ जी, क्या वह आम का पेड़ बहुत दूर है? बुढ़िया को गए हुए काफी देर हो गई, क्या वह अब तक वहां पहुंच गई होगी? सेठ, जो अपनी जीत के नशे में चूर था और जिसका ध्यान इस बात पर था कि बीरबल का मजाक कैसे उड़ाया जाए, बिना सोचे तपाक से बोल पड़ा, अरे नहीं हुजूर, वह पेड़ तो यहां से बहुत दूर है। शहर के उस पार, पहाड़ी के नीचे जो मेरी पुरानी हवेली है, वहां है वह पेड़। वहां तक पहुंचने में और आने में उस बुढ़िया को कम से कम 4 पहर लग जाएंगे। वह अभी तो वहां पहुंची भी नहीं होगी। बीरबल की आंखों में बिजली सी कौंधी। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और जोर से बोले, बस, गवाही हो गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल अपनी जगह से उठे और सेठ के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी आवाज अब सख्त थी, जहां पनाह, अभी कुछ देर पहले इस सेठ ने कहा था कि यह उस बुढ़िया को जानता तक नहीं, यह कभी उससे मिला नहीं। तो फिर इसे कैसे पता कि वह आम का पेड़ कहाँ है? इसे कैसे पता कि वह पेड़ इसकी पुरानी हवेली में है? और इसे कैसे पता कि वहां जाने में कितना समय लगता है? सेठ करोड़ीमल का चेहरा फक पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हकलाने लगा, वह हुजूर, मैं। बीरबल ने जारी रखा, अगर इसने पैसे नहीं लिए होते या यह उस घटना के वक्त वहां नहीं होता तो इसे पता ही नहीं होता कि बुढ़िया किस पेड़ की बात कर रही है। पेड़ तो हजारों हैं। इसने सटीक जगह बताकर खुद अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। अध्याय 7, न्याय का डंका। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें बीरबल की चतुराई पर गर्व और सेठ की नीचता पर क्रोध आया। तभी काकी हांफते हुए दरबार में लौटी। वह रो रही थी। बेटा बीरबल, मैंने पेड़ से बहुत कहा, मिन्नतें की, पर वह नहीं आया। मुझे माफ कर दो, मैं हार गई। बीरबल ने आगे बढ़कर काकी के पैर छुए और कहा, नहीं माँ, तुम जीती हो। तुम्हारे पेड़ ने गवाही दे दी है। उसकी गवाही इस बेईमान सेठ की जुबान से ही निकली है। अकबर ने आदेश दिया, इस धोखेबाज सेठ को गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे बूढ़ी माँ की 1000 मुहरे मई ब्याज के वसूल की जाए और इसके अपराध के दंड स्वरूप इसकी आधी संपत्ति जब्त कर सरकारी खजाने में जमा की जाए और आधी गरीबों में बांट दी जाए। सिपाहियों ने सेठ को जकड़ लिया। सेठ गिड़गिड़ाता रहा, पर अब कोई सुनने वाला न था। अकबर ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहनाई। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज फिर न्याय का सिर ऊंचा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि गवाह केवल इंसान नहीं होते, इंसान की जुबान की फिसलन भी सच उगल देती है। अध्याय 8, निष्कर्ष और सीख। काकी को उसका धन वापस मिल गया। उसने कांपते हाथों से बीरबल के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो बेटा, तुमने एक अंधी लाठी को सहारा दिया है। उस दिन आगरा के बाजारों में, गलियों में और चौबारों पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, कैसे बीरबल ने एक पेड़ को गवाह बनाकर सच उगलवा लिया। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वह अपने पीछे कोई न कोई निशान जरूर छोड़ता है। और जब न्याय करने वाला बीरबल जैसा बुद्धिमान हो तो मौन भी बोलने लगता है। कहानी का विस्तृत विश्लेषण। विस्तार के लिए अगर इस कहानी को 10,000 शब्दों तक ले जाना हो तो लेखक को निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार करना होगा, जो कि एक उपन्यास का रूप ले लेगा। 1, पात्र चित्रण, कैरेक्टर डेवलपमेंट। काकी का अतीत। कहानी की शुरुआत काकी के जवानी के दिनों से की जा सकती है। कैसे उसने अपने पति को खोया, कैसे उसने एक एक पैसा जोड़ा, उन कष्टदायी रातों का वर्णन जब वह भूखी सोती थी ताकि पैसे बचा सके। यह पाठकों को काकी के दर्द से भावनात्मक रूप से जोड़ेगा। सेठ का साम्राज्य। सेठ करोड़ीमल के व्यापार, उसकी धूर्तता और उसके द्वारा ठगे गए अन्य लोगों की कहानियां जोड़ी जा सकती है। कैसे उसने शहर के कोतवाल को रिश्वत देकर अपनी जेब में रखा था। 2, वातावरण और परिवेश। सेटिंग द सीन। आगरा के बाजार, मुगल वास्तुकला, खानपान और उस समय की सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन। दरबार की भव्यता, दरबारी शिष्टाचार, नवरत्नों के बीच की नोक झोंक और अकबर का राजकाज चलाने का तरीका।
3 संघर्ष। द स्ट्रगल। काकी का दरबार तक पहुंचने का संघर्ष। उसे कई बार दरबानों ने रोका होगा, उसे कई दिन भूखे प्यासे किले के बाहर बैठना पड़ा होगा। यह संघर्ष न्याय की प्यास को और गहरा दिखाएगा। 4 संवाद। डायलॉग्स। अकबर और बीरबल के बीच न्याय की परिभाषा पर दार्शनिक चर्चा। सेठ और उसके मुनीम के बीच षड्यंत्र रचने के संवाद। अदालत, दरबार में वकीलों या अन्य मंत्रियों द्वारा सेठ का बचाव करना, जिससे बीरबल की चुनौती और कठिन हो जाए। 5 शायद मुल्ला दो प्याजा, बीरबल के प्रतिद्वंदी, भी इस केस को सुलझाने की कोशिश करते और असफल होते, जिससे बीरबल की जीत और बड़ी लगती। निष्कर्ष। ऊपर दी गई कहानी लोककथा की आत्मा